हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कैंप। और आज हम लेकर आए हैं क्लास 10th का साइंस का सेकेंड चैप्टर, दैट इज एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि एसिड्स क्या होते हैं। एसिड्स जो हैं वो, अगर बात करें टेस्ट की, तो एसिड्स खट्टे होते हैं, दे आर सार इन टेस्ट। हाँ, एंड अगर हम ये बात करें कि उसको हम पता कैसे चलेगा कि एसिड है, तो एक इंडिकेटर आता है जिसको हम कहते हैं लिटमस पेपर। लिटमस पेपर दो कलर में होता है, एक रेड और एक ब्लू। अब अगर एसिड को हमें टेस्ट करना है तो हम ब्लू लिटमस पेपर को लेते हैं और उसको उस एसिड में डिप करते हैं। जैसे उसे डिप किया तो वो ब्लू लिटमस कलर, जो ब्लू कलर है लिटमस पेपर का, वो रेड टर्न हो जाएगा। तो इसलिए हम कहते हैं एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। अब अगर आप कहेंगे कि कैसे पता चला कि हम अगर रेड लिटमस ले लेते, आप अगर रेड लिटमस एसिड में डालेंगे तो उसका कलर चेंज ही नहीं होगा, वो रेड ही रहेगा। ठीक है, तो इससे भी हमें पता चलता है। तो इसलिए हम लिटमस पेपर के, क्योंकि दो कलर होते हैं, एक ब्लू लिटमस एक रेड लिटमस, तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एसिड का कि उसमें जब हम ब्लू लिटमस पेपर डालते हैं तो वो रेड कलर में टर्न हो जाता है। कॉमन एग्जाम्पल्स हैं एसिड के, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड। सिट्रिक एसिड किसी भी खट्टी चीज़ में, आप सिट्रस फ्रूट्स जितने भी होते हैं, जैसे कि नींबू है, ऑरेंजेस है, इसमें सिट्रिक एसिड होता है। लैक्टिक एसिड मिल्क में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट, अब हम बात करें बेसिस की, तो बेसिस को टेस्ट के टर्म्स में बात करें तो दे आर बिटर इन टेस्ट, यानी कड़वे होते हैं। और टच में दे आर सोपी टू टच। थोड़ा जो हमारा, हम नहाने के लिए जो साबुन भी यूज़ करते हैं उसमें बेसिस होते हैं। इवन जो वॉशिंग पाउडर है या टूथपेस्ट है उसमें भी सोप्स होते हैं, क्योंकि ये बेसिस होते हैं, क्योंकि वो सोपी टू टच है। अब रेड लिटमस को बेसिस जो है ब्लू कलर में टर्न कर देते हैं। यानी अगर लिटमस पेपर टेस्टिंग करें हम बेसिस की, तो रेड लिटमस ब्लू में टर्न होता है। एग्जाम्पल्स भी जान लेते हैं बेसिस के। वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ये सब हमारे बेसिस के एग्जाम्पल्स होते हैं, कॉमन एग्जाम्पल्स हैं ये। आप लोगों ने, वैसे भी हम लोग ये यूज़ करते हैं, उन्हीं की बात करें। बेकिंग सोडा किचन में यूज़ होता है फॉर बेकिंग पर्पसेस, सो दिस इज ऑल्सो अ बेस। तो ये थी सिर्फ एसिड्स और बेसिस की एक डिफ्रेंसिएशन। तो इसको क्विकली ले लेते हैं। एसिड्स आर सार इन टेस्ट, यानी खट्टे होते हैं। बेसिस आर बिटर इन टेस्ट, यानी कड़वे होते हैं। एसिड्स टर्न ब्लू कलर का लिटमस पेपर टू रेड कलर, और जबकि बेसिस दे टर्न द रेड लिटमस पेपर ब्लू। एग्जाम्पल्स सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, ये सब आपके एसिड्स के एग्जाम्पल्स हैं। और बेसिस के वॉशिंग सोडा है, बेकिंग सोडा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, और भी हम बेसिस आगे पढ़ते रहेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, एसिड्स और बेसिस को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम कुछ इंडिकेटर्स भी यूज़ करते हैं। इंडिकेटर्स कहें तो इंडिकेटर्स वो होते हैं जो हमें ये इंडिकेट करें कि कोई चीज़, अगर आपको दो सॉल्यूशंस दिए हैं तो उनमें से कोई एसिड होगा या कोई बेस है, या चलिए वाटर दैट इज़ न्यूट्रल। तो इंडिकेटर से हमें ये पता चलता है कि अगर हमें कोई गिवन सॉल्यूशन है वो आखिर एसिड है, बेस है, या वो न्यूट्रल सॉल्यूशन है। तो इसमें आपने अब तक जो नेचर में इंडिकेटर्स हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स पढ़े हैं। लिटमस पेपर, क्योंकि ये एल्गे से ऑब्टेन होता है, लिकेन से बेसिकली। लिकेन इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गे एंड फंगाई। तो लिटमस पेपर से अभी अभी हम बात कर चुके हैं कि एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस टू रेड एंड बेसिस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। अब एक और चीज़ बताती हूँ, जब हम बात कर रहे हैं नेचुरल इंडिकेटर्स की, तो टर्मरिक पाउडर भी बहुत अच्छा इंडिकेटर है एसिड्स एंड बेसिस को डिफ्रेंशिएट करने का। अगर हम टर्मरिक पाउडर का थोड़ा सा सोल्यूशन ले लें, यानी उसमें पानी मिक्स करें और फिर उसको, अगर उसमें एक ड्रॉप एसिड डालें या एसिड में उसकी एक ड्रॉप को डालें, तो उसमें उसका कलर चेंज नहीं होगा। वो
हल्दी किस कलर की होती है? टर्मरिक इज हल्दी, हल्दी इज येलो कलर। सो एसिड में वो कलर चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर उसमें बेस डालें तो वो कलर येलो से ब्रिक रेड कलर में चेंज हो जाएगा। अब ये आप ना घर में भी करके देख सकते हैं। आपके कपड़े पर अगर कोई हल्दी का दाग लग गया है, जैसे सब्जी गिर गई है, तो आप उस पर साबुन रगड़ कर देखिए, साबुन में क्या है? बेस। अभी अभी बात की थी हमने। तो बेस से वो हल्दी का रंग फौरन रेड हो जाएगा, और थोड़ी देर में धूप में अगर आप सुखाएंगे वो हल्दी का रंग बिल्कुल उड़ जाएगा। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द नेचुरल इंडिकेटर्स। वैसे बहुत सारे नेचुरल इंडिकेटर्स हैं, इवन चाइना रोज़ है। चाइना रोज़ का भी अगर आप बात करें, आपने चाइना रोज़ क्या है? चाइना रोज़ इज़ अ फ्लावर, ये गुड़हल के फूल को ही हम चाइना रोज़ कहते हैं। तो चाइना रोज़ का अगर हम एक्सट्रैक्ट लेना तो वो हल्का पिंक कलर का आता है, ठीक है। अब अगर इस पिंक कलर में, इस एक्सट्रैक्ट में अगर हम लोग एसिड को डालें तो ये डार्क पिंक हो जाएगा। लेकिन अगर हम बेस को डालें, अगर इसमें बेस डालें तो ये ग्रीन कलर का हो जाएगा। तो इस तरीके से भी हम नेचुरल इंडिकेटर एक और यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ चाइना रोज़। अच्छा, ये तो बात थी हमारे नेचुरल इंडिकेटर्स की। हमने लिटमस की बात की, हमने टर्मरिक की बात की, हमने चाइना रोज़ की बात की। अब बात करते हैं कुछ ऐसे इंडिकेटर्स जो हमने सिंथेटिकली प्रोड्यूस किए हैं, यानी ह्यूमन बींग्स ने बनाए हैं। तो उसी में एक है फिनोफ्थलीन। फिनोफ्थलीन एक ऐसा इंडिकेटर है, ये भी लिक्विड फॉर्म में होता है, और इसको अगर एसिड के साथ मिक्स किया जाए तो वो कलरलेस लिक्विड ही रहता है। लेकिन अगर इसमें बेस ऐड किया जाए तो वो पिंक कलर देता है। तो पता चल गया आपको, अगर आपको दो टेस्ट ट्यूब में, एक में एसिड एक में बेस दिया गया है, तो फिनोफ्थलीन की ड्रॉप्स डालिए। अगर वो कलरलेस रह जाता है तो यानी वो एसिड है, और अगर वो पिंक हो जाता है तो यानी वो बेस है। ऐसे ही एक और सिंथेटिक इंडिकेटर है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज का कलर, जैसा कि नाम कह रहा है ना ऑरेंज, तो इसका कलर भी येलोइश ऑरेंज ही होता है। ये जो सोल्यूशन बनता है मिथाइल ऑरेंज का, दैट इज़ एक्चुअली येलो ऑरेंज इन कलर। अब उसमें आप डाल दीजिए थोड़ा सा एसिड, तो वो मिथाइल ऑरेंज का कलर रेड कन्वर्ट हो जाता है। तो फ़ौरन हमें इंडिकेशन मिल जाता है कि जी जो हमने सोल्यूशन मिथाइल ऑरेंज में डाला है वो अगर उसने रेड कलर दे दिया तो वो एसिड है। लेकिन अगर उसका कलर चेंज नहीं हुआ, यानी वो येलो ही रहा, क्योंकि मैंने अभी अभी आपको बताया था कि मिथाइल ऑरेंज का कलर ऑरेंज, येलोइश ऑरेंज रहता है। तो अगर वो किसी सोल्यूशन के डलने से कलर चेंज नहीं हुआ और वो येलो ही रहा, तो समझ जाइए कि वो जो सोल्यूशन दिया गया है आपको, दैट इज़ अ बेस। सो आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इंडिकेटर्स के बेसिस पर हम ये डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि हमें गिवन सैम्पल जो है हमारे पास वो एसिड है कि बेस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ आपको एक और नए तरीके के इंडिकेटर्स का इंट्रोडक्शन देते हैं हम। दीज आर नोन एज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी बोले तो ऑल्फैक्टरी का मतलब होता है जिसको हम स्मेल कर सकते हैं, ठीक है। तो स्मेल करने से, यानी अगर कोई ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है तो उसमें उसकी जो भी कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होगी वो एसिड या बेस डलने से कुछ डिफरेंस शो करेगी। तो बहुत कॉमनली यूज्ड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हैं अनियन एक्सट्रैक्ट, मतलब प्याज का जूस निकाल लीजिए। क्लोव्स मतलब लौंग का एक्सट्रैक्ट, उसका भी तेल निकलता है, क्लोव ऑयल। एंड वैनिला एक्सट्रैक्ट, वैनिला का भी अगर आप, बहुत फ्रूटी अच्छी स्मेल होती है वैनिला की, आइसक्रीम में भी यूज़ होता है, एडिबल है ये। तो इसको भी अगर आप एक्सट्रैक्ट निकालें तो इन सब में अगर आप नोटिस करें, इन सब में खुशबू है कोई। अनियन की अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक खुशबू है, क्लोव ऑयल की, लौंग की अलग एक खुशबू है, और वैनिला की अलग एक खुशबू है। तो क्या होता है, अगर हम ये एक्सट्रैक्ट्स लें और हमारे पास दो सैम्पल्स हैं, अगेन हमको नहीं पता कि सैम्पल क्या क्या है, तो दो सैंपल है, लेकिन हमें ये बताया गया है कि इसमें से एक एसिड है एक बेस है। अब आपको बताना है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स को यूज़ करके कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है। तो अब देखिए, अगर आप अनियन जूस या क्लोव ऑयल या वैनिला जूस लेते हैं
और उसे किसी एक गिवन सैंपल, दोनों गिवन सैंपल्स में ऐड करते हैं अलग अलग, और आप देखते हैं कि स्मेल नहीं गई, अनियन की स्मेल अनियन जैसी आ रही है। वैनिला एक्सट्रैक्ट में जब आपने कोई सोल्यूशन डाला उसमें से वैनिला एक्सट्रैक्ट की तब भी खुशबू आ रही है, क्लोव ऑयल की भी खुशबू आ रही है, तो समझ जाइए कि वो जो सैंपल आपने उसमें मिक्स किया है वो एसिड है। लेकिन अगर दूसरा सैंपल जब आप डालते हैं और उसकी खुशबू चली जाती है, जैसे प्याज की महक चली गई, लौंग की खुशबू चली गई, वैनिला की खुशबू चली गई, तो समझ जाइए कि वो जो आपने सोल्यूशन डाला है दैट इज़ अ बेस। कहने का मतलब ये है कि एसिड में ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स का नो चेंज इन स्मेल। और अगर आप बेसिस को यूज़ करते हैं तो दैट मीन्स देयर इज चेंज इन स्मेल। आई मीन चेंज किस तरीके से? चेंज इन स्मेल, दैट मीन्स स्मेल गोज अवे, बेसिकली स्मेल goes away. So this is how you can easily find out कि how do we indicate the sample as acid or base using the olfactory indicators. चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी जो हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी वो थी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की, कैसा टेस्ट में है, लिटमस पेपर को कैसे कन्वर्ट करता है, कलर कैसे चेंज होता है, डिफरेंट इंडिकेटर्स में कैसे चेंज होता है। तो इसके बेसिस पर हमने एसिड्स एंड बेसिस को डिफ्रेंशिएट किया था। अब जब हम एसिड्स एंड बेसिस के बारे में इतना कुछ पढ़ रहे हैं तो चलिए कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ की भी बात कर लें। तो अब हम जब केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विद मेटल्स। तो हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में अगर हम एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट कराएं तो एक स्केलेटल इक्वेशन आपको याद रखनी है कि एसिड प्लस मेटल will always give you salt and there will be evolution of hydrogen gas. तो जब भी एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो एक आपको सॉल्ट मिलेगा, मतलब उस एसिड के साथ और मेटल के साथ मिलकर एक सॉल्ट बनेगा और उसी में एसिड की वजह से हाइड्रोजन गैस को लिबरेट भी करेगा ये रिएक्शन। तो जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया है जिंक मेटल, जिंक इज़ अ मेटल, आई होप यू नो दैट। इसको हमने रिएक्ट कराया है हाइड्रोफ्लोरिक एसिड से HCl। तो होता क्या है कि जैसे ही हमने HCl को एक्वस सॉल्यूशन में लिया तो HCl इट डिसोसिएट्स, मतलब ये टूट जाता है अपने पॉजिटिव आयंस में एंड अपने नेगेटिव आयंस में, ठीक है। और उसके बाद नेगेटिव आयंस के साथ तो जिंक यानी मेटल जाके रिएक्ट करता है और क्या बनाता है? जिंक क्लोराइड ZnCl2। और अब रह गया बेचारा हाइड्रोजन आयन अकेला। तो हाइड्रोजन आयन अकेले तो एग्जिस्ट कर नहीं पाता, तो इसके साथ और हाइड्रोजन आयंस मिलकर क्या बना देते हैं? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, दैट इज़ अ गैस। तो इसके साथ ही हाइड्रोजन गैस जो है इवॉल्व हो जाती है और गैस को हम इस तरीके से एरो बना के दिखाते हैं, ठीक है। जो वो राइस गैसेस हैं तो राइस कर गए, तो इसलिए। तो ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल भी लेते हैं। इस बार हमने आयरन लिया, आयरन एज दी मेटल एंड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। तो इस बार अगेन सल्फ्यूरिक एसिड को अगर हम बात करें तो जैसे ही वो एक्वस सॉल्यूशन में डिप हुआ तो हाइड्रोजन आयंस उसने लिबरेट किए एंड सल्फेट आयंस लिबरेट किए, SO4 2 नेगेटिव। तो सल्फेट आयंस ने रिएक्ट किया आयरन के साथ, बनाया क्या? फेरस सल्फेट, और बचा क्या? हाइड्रोजन गैसेस इवॉल्व। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि एसिड जब भी मेटल्स के साथ रिएक्ट करेंगे तो देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ अ सॉल्ट, यानी एक सॉल्ट बनेगा, एंड देयर विल बी इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, यानी कि हाइड्रोजन गैस भी उसमें से निकलेगी।
अच्छा, बेसिस भी रिएक्ट करते हैं मेटल्स के साथ, लेकिन यू नो व्हाट, बेसिस बहुत मुश्किल से रिएक्ट करते हैं। रादर बहुत ही कम बेसिस होते हैं जो मेटल के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। तो हम ये कंक्लूजन में कह सकते हैं कि देयर आर वेरी रेयर बेसिस हु विच रिएक्ट विद मेटल्स, अदरवाइज बेसिस रिएक्ट नहीं कर पाते मेटल्स के साथ। लेकिन आपके एनसीईआरटी में एक बहुत इम्पॉर्टेंट इक्वेशन दे रखी है, एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है जो कि सीबीएसई हर साल पूछता है। तो ये रिएक्शन है जहाँ पर हम दिखा रहे हैं कि बेस NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड। आप इसको यहाँ पे अपनी बुक में भी नोट डाउन कर लीजिए, ये रिएक्शन ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस जिसको अगर हम जिंक मेटल के साथ रिएक्ट कराएं तो वो एक कंपाउंड बनाता है जिसको हम कहते हैं सोडियम जिंकेट। इसको आपकी बुक में भी दिया हुआ है, इसको हाईलाइट कर लीजिए, सोडियम जिंकेट। और सोडियम जिंकेट के साथ साथ इवॉल्व होती है हाइड्रोजन गैस। कई बार ये वाला क्वेश्चन आता है कि हाउ डू बेसिस रिएक्ट विद मेटल्स। तो आपने पहला स्टेटमेंट तो यही लिखना है कि यूजुअली बेसिस डू नॉट रिएक्ट विद मेटल्स बट देयर आर एक्सेप्शनल केसेस, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस, वेरी स्ट्रॉन्ग बेस विच रिएक्ट्स विद जिंक मेटल एंड फॉर्म जिंक सोडियम जिंकेट एंड अगेन हाइड्रोजन गैसेस इवॉल्व। एक चीज़ आपको यहाँ पे कॉमनली पता चल गई कि चाहे एसिड्स मेटल के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, चाहे बेसिस मेटल के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, दोनों ही केस में हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन हो रहा है। चलिए, आई होप ये आपको क्लियरली समझ में आ गया है। इसके आगे बढ़ते हैं हम। एक बहुत इम्पॉर्टेंट ये एक्टिविटी आप लोगों की बुक में दे रखी है। ये सेटअप पूरा शो कर रखा है। अगर आप इस सेटअप को देखें, इसमें क्या किया हुआ है, एक टेस्ट ट्यूब में इन्होंने यहाँ पे जिंक ग्रैन्यूल्स लिए हुए हैं। जिंक ग्रैन्यूल्स मतलब जिंक के मेटल्स, छोटे छोटे टुकड़े। और जिंक ग्रैन्यूल्स को एक टेस्ट ट्यूब में लिया और उस टेस्ट ट्यूब में इन्होंने क्या ऐड कर दिया, एसिड ऐड कर दिया, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो अभी अभी हम पढ़ के ही आ रहे हैं कि अगर एसिड जो है वो मेटल के साथ रिएक्ट करता है, जैसा कि यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हमने जिंक ग्रैन्यूल्स रिएक्ट कराए हैं, तो जब भी एसिड रिएक्ट्स विद मेटल तो आपको क्या मिलता है, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे ही हमने ऐसा किया तो इस टेस्ट ट्यूब में आपको ये बबल्स दिखाई दे रहे हैं। ये बबल्स और कुछ नहीं बल्कि हाइड्रोजन गैस के ही बबल्स हैं। अब आपको ये टेस्ट करना है कि हमें कैसे पता चला कि ये हाइड्रोजन गैस है। तो कई बार ये आपको इसी तरीके से पिक्चर वहाँ पे सीबीएसई पेपर में दिखाई दे जाएगी और वो ये पूछेंगे हाउ डू यू कंफर्म दैट दी बबल्स जो ये निकल रहे हैं, द बबल्स विच आर सीन इन द टेस्ट ट्यूब दे आर ऑफ हाइड्रोजन गैस। यानी आप ये कंफर्म कैसे करेंगे कि ये जो बबल्स आ रहे हैं ये हाइड्रोजन गैस है। तो कंफर्मेटरी टेस्ट है एक हाइड्रोजन गैस को कंफर्म करने का, उसी को हम कंफर्मेटरी टेस्ट कहते हैं। और क्या टेस्ट है वो, कि इन बबल्स को जब हम इस टेस्ट ट्यूब से एक डिलीवरी ट्यूब के द्वारा इधर हम डालते हैं एक सोप सॉल्यूशन में, और सोप सॉल्यूशन से भी कुछ बबल्स निकलते हैं ऐसे करके, उन बबल्स के पास जब हम सोप बबल्स निकलते हैं, आपने देखा होगा अगर सोप बबल्स में हम फूंक मारते हैं ऐसे करके तो वो बबल्स निकलते हैं। तो जैसे ही ये सोप बबल्स निकलते हैं उसके पास अगर हम एक कैंडल जली हुई लेकर आएँ तो आपको एक पॉप साउंड सुनाई देगा। पॉप साउंड बोले तो जैसे फुक, तो इस तरीके का साउंड सुनाई देगा, पक, ऐसे पॉप साउंड। तो जैसे ही पॉप साउंड सुनाई देता है जलती हुई कैंडल, और फिर वो जलती हुई कैंडल उस साउंड के साथ फिर उसके बाद वो बुझ भी सकती है और आप नहीं तो उसको फिर से यूज़ कर सकते हैं दूसरे बबल्स को भी पॉप साउंड के साथ फुटाने में।
तो इस तरीके से हमें ये कंफर्म होता है कि ये जो गैस इवॉल्व हुई है, ये जो गैस इस रिएक्शन में निकली है, तो वो क्या है, हाइड्रोजन गैस। आपको एक और चीज़ बताती हूँ इंटरेस्टिंग सी, कई बार सीबीएसई इसी डायग्राम को पूरा देने के बाद ये भी पूछते हैं कि व्हाट इफ इन दिस पर्टिकुलर सेटअप इंस्टेड ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड वी यूज NaOH। ठीक है, तो आप अगेन अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक रिएक्शन बताया था कि जैसे हम कहते हैं कि एसिड प्लस मेटल सॉल्ट और हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है, ऐसे ही NaOH अब क्या है, आप भूल मत जाइए, ये एक बेस है और बेस के साथ अगेन जिंक मेटल, कोई भी मेटल रिएक्ट कर रहा है, तो अगेन यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में क्या बन रहा है, एक सॉल्ट बन रहा है, लेकिन वो सॉल्ट एक ये एक्सेप्शनल केस है बेस के साथ, तो उस सॉल्ट का नाम क्या है आपका यहाँ पे, क्योंकि जिंक ग्रैन्यूल्स है, सोडियम की बात कर रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात कर रहे हैं, तो क्या बना, सोडियम जिंकेट। ये भी आप वहीं पे जहाँ पर आपकी बुक में ये डायग्राम दिया हुआ है वहीं पर लिख लीजिए कि सीबीएसई में ये क्वेश्चन आ चुका है 2017 में। तो उन्होंने यही पूछा था कि व्हाट इफ इंस्टेड ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड देयर इज द एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो आपको सीधे सीधे ये वाली इक्वेशन जो हमने अभी पिछली स्लाइड में की थी कि NaOH प्लस H2SO4 विल गिव यू सोडियम जिंकेट प्लस H2। तो आगे बढ़ते हैं, आपका यहाँ पे इस तरीके का जो एक्टिविटी है, मैं आगे बढ़ने से पहले आपको फिर से स्ट्रेस दे रही हूँ इस बात से कि ये जो जितनी भी आपकी एक्टिविटीज़ हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, जो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में दिए हैं, इसलिए आपको एक भी एक्टिविटी को नज़रअंदाज करके नहीं जाना है। ओके, नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन इज हाउ डू मेटल कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड्स। मेटल कार्बोनेट्स बोलेंगे तो आपको याद होना चाहिए, हमने 9th में पढ़ा था, कोई भी मेटल with carbonate, what is carbonate ions, U3 2 negative, this is carbonate। तो और मेटल M से भी आप वो कर सकते हैं। अब मेटल जैसे अगर हमने यहाँ पे सोडियम लिया तो सोडियम के साथ सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला मुझे पक्का पता है कि आपको याद है, क्योंकि हमने पिछले चैप्टर में भी इसको पढ़ा था, लेकिन एक बार रिकॉल करा देती हूँ। सोडियम कार्बोनेट अगर आपको लिखना है तो उसका फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, आपने लिखा सोडियम, सोडियम की वैलेंसी आपको पता है 1 होती है, कार्बोनेट इज अ पॉलीएटॉमिक आयन, उसकी वैलेंसी 2 होती है, दोनों को इस तरीके से क्रॉस किया और बन गया आपका सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला Na2CO3। ठीक है, जब भी मेटल सोडियम ये मेटल कार्बोनेट यानी सोडियम कार्बोनेट को हम रिएक्ट कराएं एसिड से HCl से, तो अगेन क्या बनता है आपका, एज पर द स्केलेटल इक्वेशन, इसको हम स्केलेटल इक्वेशन कहते हैं, जो ऊपर ये ग्रीन कलर में आपको दी गई है, दैट इज मेटल कार्बोनेट्स या बाइकार्बोनेट्स प्लस एसिड विल गिव यू सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। यानी जब हम मेटल्स और एसिड्स को रिएक्ट करा रहे थे तो फिर तब तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही थी, लेकिन अब कौन सी गैस लिबरेट हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर आपको याद नहीं होता तो बहुत आसान तरीका है इसको याद करने का, क्योंकि ये कार्बोनेट्स हैं, यहाँ पे कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट कराया तो हमारी कौन सी गैस लिबरेट हुई, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है ना, तो इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं कि मेटल कार्बोनेट्स, पहले मैं मेटल कार्बोनेट्स की बात करूंगी, फिर बाइकार्बोनेट्स की भी बात करूंगी। मेटल कार्बोनेट्स जब भी एसिड्स के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा, और इस बार गैस लिबरेट होगी कार्बन डाइऑक्साइड। कैसे याद रहेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड है, क्योंकि यहाँ पे कार्बोनेट है, तो कार्बोनेट की वजह से यहाँ पे आपका कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ। अब क्या बचा, अब अगर जब आप रिएक्शन देखेंगे तो आपका वाटर बनेगा, क्योंकि H2 और
H आयंस भी हैं और ऑक्सीजन एटम्स भी हैं अभी, जो कि रिएक्ट नहीं हुए हैं। तो ये दोनों रिएक्ट करके बहुत आसानी से वाटर बनाएंगे। तो आप देखिए, हम एग्जाम्पल लेते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द वेरी कॉमन एग्जाम्पल, सोडियम कार्बोनेट दैट इज Na2CO3, इट रिएक्ट्स विथ HCl। HCl क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो क्या बना, क्या सॉल्ट बना? Na का, क्योंकि देखिए HCl कोई भी एसिड जब एक्वस सोल्यूशन में मिक्स होता है तो उससे दो तरीके के आयंस निकलते हैं, H पॉजिटिव आयंस और दूसरे एनायंस होंगे। इस केस में Cl नेगेटिव एनायंस है, ठीक है। तो सोडियम इज़ अ पॉजिटिवली चार्ज्ड एलिमेंट, तो इसको जो है ये रिएक्ट करेगा क्लोराइड आयन के साथ और क्या सॉल्ट बनाएगा? NaCl, ठीक है। और इसके अलावा क्योंकि ये कार्बोनेट है, जैसा मैंने कहा कि आप कंफ्यूज ना होएं, कार्बन डाइऑक्साइड एकदम याद आ जाएगा जैसे ही आपको ये याद आएगा कि कार्बोनेट है। तो कार्बन CO3 से कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे बन गया। अब हमारे पास H पॉजिटिव आयंस भी बचे हुए हैं जो अभी तक रिएक्ट नहीं किए, और कार्बोनेट में से भी अगर आप देखा जाए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के हिसाब से, अगर कार्बन डाइऑक्साइड में 2 ऑक्सीजन एटम्स यूज़ हो गए हैं तो अभी 1 ऑक्सीजन एटम और है, और एक ही नहीं, मतलब ये तो एक मॉलिक्यूल में से 1 ऑक्सीजन एटम बचा है। पूरे सोल्यूशन में तो बहुत सारे ऑक्सीजन एटम्स हैं, तो ये ऑक्सीजन एटम्स जो हैं वो आपके हाइड्रोजन आयन के साथ रिएक्ट करके वाटर बनाएंगे। और बिल्कुल सिमिलर इसी तरीके का रिएक्शन होता है मेटल बाइकार्बोनेट्स में। तो मेटल बाइकार्बोनेट्स की अगर हम बात करें तो मेटल बाइकार्बोनेट्स होते क्या हैं? बाई वर्ड्स, ये बाई वर्ड कहाँ से आया? बाई वर्ड का एक्चुअली मतलब होता है हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो अगर मैं कह रही हूँ कि सोडियम बाइकार्बोनेट, तो बाइकार्बोनेट है HCO3, इसी को हम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं और हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। तो अगर मैं HCO3 एक पॉलीएटॉमिक आयन की तरह बात करूं तो उसमें भी एक ही चार्ज है और दैट इज माइनस नेगेटिव, माइनस चार्ज है, और इसकी वैलेंसी क्या है? 1। और सोडियम की वैलेंसी भी क्या होती है? 1। तो आपका क्या कंपाउंड बन गया? NaHCO3। NaHCO3 को जब हम HCl के साथ रिएक्ट कराएंगे तो अगेन बिल्कुल वैसा ही रिएक्शन होता है जैसे कि मेटल कार्बोनेट्स के साथ होता है, यानी सॉल्ट बनेगा। तो इस केस में NaCl बन रहा है, वाटर बन रहा है और अगेन कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड फिर से कहाँ से आया? क्योंकि ये बाइकार्बोनेट्स थे, अगेन वहाँ पे कार्बोनेट है, कार्बोनेट आयन है, तो उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई। तो अगर आप देखें मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल बाइकार्बोनेट्स का जब भी एसिड के साथ रिएक्शन होता है तो एक ही स्केलेटल इक्वेशन है, दैट इज देयर इज फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और इसी बेसिस पर आपको एक और यहाँ पे सेटअप दिया हुआ है, एक और एक्टिविटी शो की गई है जिसमें कि यहाँ पे आपका इस टेस्ट ट्यूब में यहाँ सोडियम कार्बोनेट लिया गया, उसमें डाइल्यूट HCl डाला गया एंड उसके बाद गैस लिबरेट हुई, दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड। अब क्योंकि पिछली एक्टिविटी में हमने ये कन्फर्मेटरी टेस्ट किया था कि जो गैस लिबरेट हुई है वो हाइड्रोजन है, ऐसा हमें कैसे पता चला? तो हाइड्रोजन का कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है कि आप जलती हुई कैंडल को उसके बबल्स के पास लाएं तो वो पॉप साउंड के साथ बर्न होती है, ठीक है। ऐसे ही जब हम कह रहे हैं, ये दावा कर रहे हैं कि इस रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट हुई है, तो इस चीज़ को हम कंफर्म भी तो करेंगे। आखिर क्या कंफर्मेटरी टेस्ट है कि जो गैस लिबरेट हुई है वो कार्बन डाइऑक्साइड है? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो गैस इस रिएक्शन में लिबरेट हो रही है उसको भी एक डिलीवरी ट्यूब से दूसरी ट्यूब में पास करते हैं, और इस दूसरे ट्यूब में एक्चुअली लाइम वाटर होता है। लाइम वाटर बोले तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन कार्बन डाइऑक्साइड उसमें पास करने की वजह से इट टर्न्स मिल्की, यानी वो दूध जैसे कलर का हो जाता है। तो जैसे ही लाइम वाटर दूध जैसे कलर का हुआ किसी गैस को पास करने की वजह से,
तो इसी से आपको ये कन्फर्मेटरी टेस्ट मिल जाता है कि वो गैस क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। आई होप दिस इज ऑल क्लियर टू यू। ये मैंने आपको बता ही दिया डिटेक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैसे पता चला कि लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। लेकिन यहीं पर एक और बहुत इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। कार्बन डाइऑक्साइड से जब हम लाइम वाटर को मिल्की टर्न होते देखते हैं तो वो किस वजह से बनती है, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो अगर हम इसको अगर ये देखें आपको, लाइम वाटर इज व्हाट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, तो दिस इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, इसी को हम कहते हैं लाइम वाटर। तो लाइम वाटर में जब हम कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और इसकी वजह से ही लाइम वाटर टर्न होता है मिल्की फॉर्म में। ठीक है, एक और चीज़ आती है जो CBSE ऐसे अपने स्टूडेंट्स से पूछते हैं कि अब ये जो लाइम वाटर टर्न मिल्की वाला सॉल्यूशन आपको मिला है, ये जो दूधिया सॉल्यूशन आपको मिला है, अगर हम इसमें कॉन्टिन्यूसली अभी भी कार्बन डाइऑक्साइड पास करते जाएं तो एक क्लियर लिक्विड ऑब्टेन हो जाता है। क्या हो गया अब वो, ऐसे कैसे हो गया, वो मिल्की जो दूधिया कलर उस सॉल्यूशन को आया था वो कलर कहाँ चला गया। देखिए क्या होता है कि ये जो लाइम वाटर होता है और उसमें जब हम कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म होना शुरू होता है और कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म होने की वजह से वो इनिशियल स्टेजेस में कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म होने की वजह से वो दूधिया कलर देता है, मिल्की कलर, मिल्की सॉल्यूशन देता है। लेकिन अब भी अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को पास करते जा रहे हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, वो कैल्शियम कार्बोनेट धीरे धीरे कैल्शियम बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है। कैल्शियम बाइकार्बोनेट कहें तो CaHCO3 होल ट्वाइस। ठीक है, अब ये जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट है ना, ये सॉल्युबल होता है वाटर में, तो वो फटाफट उस वाटर में मिक्स हो जाता है और एज अ रिजल्ट हमको क्या मिलता है, हमको एक क्लियर सॉल्यूशन मिलता है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑन पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दैट इज लाइम वाटर तो आपको एक मिल्की सॉल्यूशन मिलता है और वो मिल्की सॉल्यूशन किसकी वजह से मिलता है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अब इस कैल्शियम कार्बोनेट के ही सॉल्यूशन में और ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पास करते जाएं तो आपका सॉल्यूशन क्लीन हो जाता है। किस वजह से क्लीन होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि अब धीरे धीरे उसमें कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनेगा और कैल्शियम बाइकार्बोनेट इज सॉल्युबल इन वाटर, जिसकी वजह से वो क्लीन लिक्विड बनाएगा। आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और इसी के साथ हम आज का वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं और फिर से आएंगे नेक्स्ट वीडियो में आगे का चैप्टर लेते हुए। टिल देन कीप स्टडीइंग एंड स्टे कनेक्टेड।